another exciting episode of the Food Files, जहाँ पर हम खोलते हैं किसी ना किसी फूड से रिलेटेड कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल फाइल। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है बल्कि नेसेसिटी है। हम सबने सुना होगा दाल, रोटी, कपड़ा, मकान। ये चार चीज़ें जो हैं हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वेलकम टू द शो पुष्पेश सर। आज हमारा जो केस है वो एक नेसेसिटी पर है, उसके बिना हमारी ज़िंदगी जो है अधूरी है। मैं बात कर रही हूँ रोटी की। दाल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है रोटी उससे भी ज़्यादा अहम है। अगर आप देखें तो जो मुहावरा है वो रोटी कपड़ा मकान है। हाँ। उसमें दाल को हम भूल जाते हैं। ठीक है। और जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं ये मेरे रोज़ी रोटी का सवाल मेरी है। रोज़ी रोटी। और जब आप कहते हैं कि कुछ आप बताना चाहते हैं कि हालत क्या है, तो आप कहते हैं मुझे नौकरी कम से कम ऐसी मिले जिसमें 2 जून की रोटी मैसर हो जाए, 2 बार की रोटी मैसर हो जाए। अब अगर आप देखें तो कुछ रहीम के दोहे हैं कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। तो रूखी रोटी का भी सवाल होता है, कहीं बासी रोटी का भी सवाल होता है। अगर फिल्में देखें मणि कौल ने जो उसकी रोटी का जिक्र किया है तो पूरी कहानी घंटों रोटी बनाने वाली और उसके पति और आप कैसे खाना खाते हैं नहीं खाते हैं। और फिर ये होता है कि आपको जो सीख दी जाती है कि भाई रोटी आधी खाओ, आधी बांट के खाओ, आधी आधी। ये एक पक्ष है। जो मुझे बहुत बेचैन करने वाली नज़म लगती है वो नज़ीर अकबर आबादी की है, जिसमें वो कहते हैं कि इंसान को रचाती है रोटियाँ। और वो भूखे का जिक्र करती हैं। वो कहती हैं कि भूखे को जो सूरज और चंदा हैं, वो आफताब और महताब, वो रोटियाँ नज़र आते हैं। और फ़कीर को भी रोटी के बिना गुजरनी होती है। लंबी नज़म है, बहुत अच्छी नज़म है, मगर अब मेरी स्मरण शक्ति बुढ़ापे में ऐसी नहीं कि मैं आपको पूरी नज़म सुनाने की कोशिश करूँ। मगर रोटी जो थी वो एक क्रांतिकारी फिल्म भी थी जो 1930-40 के दशक में बनी थी, कि जब लोग अकाल जूझ रहे थे बंगाल में। तो रोटी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इमोटिव और इवोकेटिव है। तो मेरे ख्याल में और रोटियों के प्रकार इतने भिन्न हैं इस देश में कि देखिए, एक तो जो हम घर में बनाते हैं रोटी, जिसको अगर आपको याद हो तो पहले फुल्का होता था। तो फुल्का तवे में नहीं फुलाया जाता था, तवे में रोटी सिकती थी और उसके बाद वो चली जाती थी। तो प्रेमचंद की कहानी आप याद करें ईदगाह, जिसमें हमीद अपनी बूढ़ी दादी के लिए, अम्मी के लिए खिलौना छोड़ के चिमटा खरीदता है कि उसकी उंगलियां रोटी को तवे से उठा के फेंकने में न जलें, और वो चिमटे की व्यवस्था करता है। बड़ी मार्मिक कहानी है ईदगाह। तो मुझे लगता है कि आज हम ये भूल गए हैं कि लकड़ी की चूल्हे में सिकी रोटी का स्वाद क्या होता था। थोड़ी उसमें राख लगती थी, थोड़ा कोयले का टुकड़ा होता था, और वो गर्मा गर्म रोटी आपको एक हिस्से के हिसाब से मिलती थी। पहले आपको मिल गई, फिर दूसरे को मिल गई। थोड़ा पुरुष प्रधान प्रतिसत्तात्मक परिवार में महिलाएं बाद में खाती थी, लड़के पति आदि पहले खा लेते थे। फिर ये हुआ कि अब वो लकड़ी के चूल्हे ख़त्म हो गए, तो गैस में ही रोटी फुलाने का हिसाब आ गया कि आप रोटी को तवे में ही कपड़े से दबा दबा के फुला लेते हैं, और वो फुलके के नाम से आती है। मगर जब तक उस पर घी चुपड़ के उसको नरम बना के आप तक आता है, वो फुल्का फुल्का नहीं रहता, वो चपाती हो जाता है। जब हम चपाती की बात करते हैं तो हम उस चपाती की बात करते हैं जिसको हम रुमाली रोटी की तरीका चपाती समझते हैं। अब चपाती शब्द क्या है, जिसको आपने चपतियाया है, चपत मार के चपटा किया वाला पक्ष भी है, और चपटा भी किया है, और चपतियाया भी है। तो वो एक रोटी का प्रकार चपाती हो गया। अब अगर आप भारतवर्ष में देखें तो भारतवर्ष की सारी रोटियां अधिकांशतः जो स्वदेशी रोटियां हैं, ये आपके मन का प्रश्न है कि वो कहाँ से आया। तो खमीरी रोटी हिंदुस्तान में नहीं बनती थी। खमीरी रोटी बनती थी लद्दाख में। हाँ, वहाँ चूँकि वो रेशम राजमार्ग के निकट था, तो वो नान वाला इलाका था, तो वहाँ खमीर चढ़े आटे से रोटी बनती थी। उत्तर पश्चिमी सीमांत पर जो इलाका था फ्रंटियर का, वहाँ भी अफ़गानिस्तान के पास नान बनती थी। तो ये चीज़ें, मगर अफ़गानिस्तान भारत से बाहर नहीं था, लद्दाख भारत से बाहर नहीं था, आज भी नहीं है। तो ये अविभाजित भारत का जो हिस्सा था, अफ़गानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक, उसमें खमीरी रोटी न हो ऐसा नहीं था, मगर अधिकांश भारत में बिना खमीरी रोटियां बनती थी। अब अगर आप डबल रोटी को देखें तो जो फूल के कुप्पा हो जाती थी, वो इसलिए थी कि उसमें खमीर का आटा था, जो आटे का आकार दुगना हो जाता था, तो वो भी बिना खमीर के नहीं बन सकती। यदि आप पुरानी दिल्ली में खाना खाएं या लखनऊ में खाना खाएं तो निहारी या पाए, ये बिना खमीरी रोटी के खाई नहीं, इसकी कोई कल्पना ही नहीं करता। रुमाली रोटी के साथ खाए जाएंगे कबाब, खासकर वो भी सीख कबाब। और आप
बाकी चीज़ों के साथ अलग अलग तरह की रोटियां खाएंगे जिनसे जो उनके शोरबों को सोखेंगे। तो जिसको हम लखनऊ में कुलचा कहते हैं, बाकी जगह उसे लोग ताफ्तान कहते हैं, वो एक मल्टी लेयर्ड पेस्ट्री टाइप चीज़ है, मीफ हुई टाइप की, जिसकी बाहरी परत कुरकुरी होती है, भीतरी परत मुलायम होती है। तो वो एक रोटी है। फिर कुछ रोटियां हैं जिनको आप बिल्कुल केक सरीखा मान सकते हैं, जैसे शीरमाल है, गावदीदा है, गौज़ुबान है। अब गौदीदा और गौज़ुबान रोटियों को आजकल इनका अनुवाद करना थोड़ा जोखिम भरा काम है। एक का अर्थ है बुल्जा है, दूसरे का काउज टंग, ऑक्सेस टंग। तो उनकी शक्ल इस तरह की होती थी ना, जैसे गोभी का भी नाम तो गोजिवा ही है ना आखिर में, गाय की जीभ जैसा। तो उस रोटी में ऊपर थोड़ी कलौंजी पड़ी रहती थी, उसका मैदा दूध में गूंथा जाता था, उसमें थोड़ा मोयन डाला जाता था, उसको तवे पे नहीं तंदूर पे सेका जाता था। अब यदि आप देखें तो रुमाली रोटी भी उल्टे तवे पे पकाई जाती है। अब कई लोग इससे जो सांप्रदायिक विभाजन की बात करते हैं उनको लगता है देखिए हिंदुओं का सीधा तवा होता है, इनका उल्टा तवा होता है, हमारे हर काम का ही उल्टा करते हैं। मगर ये मेरे ख्याल में मूर्खतापूर्ण बातें हैं। उल्टे तवे का पराठा भी बनता है, उल्टे तवे में रुमाली रोटी भी बनती है, और क्या मज़ा आता है जब वो रोटी को ऊपर उछालता है और हाथ से फैलाता है, तो वो पिज्ज़ा का बनाने वाले को से कम नाटकीय नहीं होता है। अब उसमें मज़ा कि उसके साथ ग्लूटेन की बात आने लगती है। ग्लूटेन कितना है? अगर ग्लूटेन मैदे में है तो जिस आटे में ग्लूटेन नहीं है उससे वो खींचेगा नहीं, नान नहीं बनेगी, रुमाली रोटी नहीं बनेगी। अब रुमाली रोटी जो है वो अपनी जगह पे एक रोटी है, खमीरी रोटी अपनी जगह पे एक रोटी है, तंदूरी रोटी प्लेन अपनी जगह पे एक रोटी है, गौज़बान अपनी जगह पे रोटी है, शीरमाल एक मीठी रोटी है वो अपनी जगह पे रोटी है। अब अगर आप देखें तो रोगनी रोटी जिसमें प्रचुर मात्रा में घी जाता है वो अपनी जगह पे एक रोटी है। एक रोटी पाकिस्तान से जो हाल में आज के पाकिस्तान से आज के हिंदुस्तान में आई है, क्योंकि उसका दस्तूर हिंदुस्तान में लगभग ख़त्म हो चुका था, वो मिर्ची वाली रोटी है। फिर चूटी वाली रोटी है जो आप लच्छे की तरह बनाते नहीं, लच्छा तो पराठा हो गया, मैं सिर्फ रोटियों की बात कर रहा हूँ। इस रोटी को आप हाथ से चूटी दे के बनाते हैं, जो बनिए और खत्री परिवारों में बनाई जाती है। वो बड़ी मेहनत का काम है, वो बड़े अच्छे प्रिय मेहमानों के लिए, दामाद वामाद के लिए, हमने इतना कष्ट नहीं उठाया कि तुम इस रोटी को खाओ। फिर बेसनी रोटी है जो हुमायूनी रोटी कहलाती है। वो बेसनी रोटी मतलब आमतौर पर मिस्सी रोटी, रात की बची दाल में आटा सानकर बनाई जाती थी। मगर आजकल आप बेसन मिला के उससे एक मिस्सी रोटी बना लेते हैं रेस्टोरेंट्स में, होटलों में। ब्रेड बास्केट आती है ना, तो उसमें आपको 3-4 तरह की रोटियाँ मिलती हैं, उसमें नान भी होती है, उसमें रोटी भी होती है। अब ये बहस एक पारिभाषिक बहस है कि नान का अर्थ ही रोटी है। जैसे ब्रेड है, लोफ ऑफ ब्रेड है, तो ब्रेड अंग्रेज़ों के लिए डबल रोटी है। वो सावरडो ब्रेड भी है, वो राय ब्रेड भी है, बिल्कुल, वो फ्लैट ब्रेड भी है। तो मगर हम जब ब्रेड की बात करते हैं तो वो बैगवेट ब्रेड भी है, वो फ्रेंच क्रोसॉन ब्रेड भी है। मगर हम जब हिंदुस्तानी रोटियों की बात करते हैं तो हम 2-3 रोटियों की और बात करते हैं। हमारी बाजरे की रोटी है, हमारी मंडुवे की रागी की रोटी है, हमारी जौ और ज्वार की रोटी है, जो ठंडे पानी से गूँथी जाए तो अलग मज़ा देती है, गर्म पानी से गूँथी जाए तो अलग मज़ा देती है। मकई की रोटी है, मक्की की रोटी और सरसों का साग पंजाब का है। चावल की रोटी तक अभी हम पहुँचेंगे, मगर मक्के की रोटी भी हाथ से थपथपाई के बनाई जाती है, ज्वार की रोटी भी ऐसे बनाई जाती है। ये कला अब लगभग घरों पर तो समाप्त प्राय हो गई है। रेस्टोरों में जोड़ तोड़ के वो प्लास्टिक की परत बिछा के कोई आधा बेल के आधा करके वो उन्होंने एक तरीका उसका निकाल दिया है। अब ठीक है, कुछ नहीं से यही बेहतर है मक्की की रोटी हो, बाजरे की रोटी हो, ज्वार की रोटी हो। मगर आज ये आटे गेहूं के आटे से ज़्यादा महंगे हैं, और जो पहले एस्पिरेशनल रोटियां थी वो गेहूं की रोटियां थी। अब खाने वालों को ये कहा जाता है भाई रागी की रोटी ज़्यादा अच्छी है, मिलेट की रोटी ज़्यादा अच्छी है, बाजरे की, आप वो रोटियाँ खाइए। तो ये फिर से चलन में आ रही, मगर ये महंगी हो गई हैं। उनसे केक भी बनते हैं, डबल रोटी भी बनती है। अब आप दक्षिण भारत की बात, चावल की रोटियों की बात कर रही थी, तो चावल की रोटियां भी 2 प्रकार की हैं। एक तो पतीरी है, मगर चावल का पराठा भी बनता है, मगर चावल की रोटी भी बनती है जो पतीरी कहलाती है। और अगर आप सागर तट पर जाएँ, पश्चिमी सागर तट पर, तो कोंकण वाले पूरे इलाके में आपको गस्सी भी मिलेगी, जो वो भी गस्सी भी चावल की रोटी है। तो कोजी गश्ती कहते हैं, जो मुर्गी के संग आप उसे खाते हैं, तो गस्सी के साथ भी आप खाते हैं, एक रोटी का रिश्ता है वाला। मगर चूंकि ये चावल खाने वालों का क्षेत्र है, तो चावल की, अब डोसे को आप रोटी तो नहीं कहेंगे, मगर रोटी के विकल्प के रूप में यदि अप्पम इस्तेमाल हो रहा है तो वो एक तरह की
रोटी ही हम तो उसे रोटी ही मानेंगे, रोटी ही मानेंगे। अब एक रोटी भी कहलाती है जिसको मतलब देश विदेश में, मगर आप उसको रोटी नहीं मानेंगे, मतलब जिसको पूर्बिया क्रियोल रसोई में मॉरिशस वाले हों या ट्रिनिडेड टोबैगो वाले हों, जिसको रोटी कहते हैं, वो एक तरह की भरवा बेड़वी रोटी है। अब जो बेड़वी पूरी है उसका तो ज्ञान सबको है, मगर बेड़वी रोटी का की पहचान कितने लोगों को है कि जब रोटी के भीतर उड़द की पीठी भरी जाती थी तो वो बेड़वी रोटी बन जाती थी। और बेड़वी रोटी आमतौर पर रागी या मंडुए की बनती थी, मगर उसका चलन अब ख़त्म हो गया है। इसके बारे में तो आज खुद मैंने पहली बार सुना। एक लिशवा रोटी बनती थी जिसमें आधा आटा रागी का होता था और आधा आटा गेहूं का होता था। उसके कारण आर्थिक सामाजिक थे। यदि आपके घर में गेहूं का आटा खरीदने के लिए बहुत सामर्थ्य नहीं थी तो बुनियादी आटा तो आपका मंडुआ ही था, मगर आप कुछ विशेष बनाना चाहते थे तो आपने मंडुआ और गेहूं मिलाकर वो लिशवा रोटी बना ली, जिसे आजकल मल्टीग्रेन रोटी के नाम जी बिल्कुल से बिल्कुल बिल्कुल बेचा जाता है। जिसे आप मल्टीग्रेन रोटी कहते हैं। हमारे यहाँ मल्टीग्रेन रोटी में 7 ग्रेन मिलाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर जो सुलभ होता था वो ग्रेन आप पिसवा लेते थे और उसकी आप रोटी बनाते थे। और रोटी बनाने की जो कला है उसमें मुझे लगता है कि हम बहुत बार ध्यान सिर्फ लकड़ी के चूल्हे और तवे पे देते हैं, मगर रोटी को बनाने के लिए जो गूँथा जाता है आटा, उसको आपने कितने प्रेम से गूँथा है, उसमें या सिर्फ मांसपेशी की ताकत लगी है। तो कई बार लोग पकड़े गए हैं कि साहब रोटी बनाने के पहले आप पैर से आटा गूँथ रहे थे, तो लोगों को लगता है हाय कितनी बुरी चीज़ है, मगर वही चीज़ अगर मशीन में बन रही तो आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे लगता है कि घर में माँ जब रोटी बनाती थी तो वो पति के संग उसके जो भी रिश्ते रहे हों, मैं मानता हूँ अच्छे रहते होंगे, मगर बच्चों के लिए ज़्यादा स्नेह से रोटी बनाती थी। तो उसको वो धैर्य से बनाती थी, आटे को गूँथ के अलग रखती थी, जब वो उभरता था तब उसकी लोइयाँ बनाकर रोटियाँ बनाती थी। शायद यही काम बहन भाई के लिए भी करती थी, या घर में जो नई बहू आती थी वो अपने पति के लिए करती थी, सास ससुर का मन जीतने के लिए करती थी। तो मेरे मन में आटे को सानना और आटे को प्यार से गूँथना, आटा लगाना, बहुत आप किस भाव से आटा लगा रहे हैं वो मेरे ख्याल में महत्वपूर्ण कम नहीं है रोटी को सेकने और तवे में बनाने से। तो ये हम अब चीज़ भूलते जा रहे हैं, उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए।